हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम अभी तक ये जो सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी है, सिक्स क्लास की जो नई एनसीईआरटी है, उसके अध्याय 4 में हम इतिहास की समय रेखा और उसके जो भी स्रोत हैं, उसके पार्ट 1 को हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। और पहले जो पार्ट 1 हमने कवर किया है, उसमें हमने इतिहास की जो समय गणना कैसे करनी है, उसके बारे में बताया आपको। फिर हमने ये बताया कि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, उसके बारे में चर्चा की आपके साथ। फिर जो शताब्दी होती है और सहस्त्राब्दी क्या होती है, उस पर चर्चा की हमने। इस तरह की तमाम हमने बातें की, जो आपके लिए कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखें, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाके आप लगातार उन वीडियो को वॉच करें। हमारी ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी और थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगेगा, टाइम टेकिंग ज़रूर रहेगी, लेकिन हम बहुत अच्छे से इसको करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर होंगे। चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट या तमाम उन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो सिलेबस हिस्ट्री का लगता है, उसमें तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा। साथ ही जो सिक्स क्लास के विद्यार्थी हैं, जो एनसीईआरटी को अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी रहेगी। तो शुरू करते हैं। आज हम ये जो हमारा टॉपिक है, उसके सब टॉपिक में हम बात करेंगे इतिहास के स्रोत क्या-क्या हैं। देखो सोर्सेस क्या-क्या हैं, स्रोत के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है कि इतिहास के सोर्स क्या-क्या हो सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी का हमेशा एक पैटर्न रहा है कि आपको कुछ बातें इस तरह से टैगलाइन से बताई जाती है कि आइए पता लगाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोचक जानकारी दी जाती है, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपको एक होमवर्क के रूप में करना है। इसमें ये दे रखा है कि यहाँ दे रखा है कि जो दादी है, जो रिलेशन है, नानी है, इनके बारे में बताना है कि उनका नाम क्या-क्या था, वो कौन-सा बिज़नेस करते थे, उनका जन्म स्थान क्या है और उनके वो जन्म स्थान के सोर्सेज़ क्या हैं। जैसे कि सोर्सेज़ का मतलब ये हुआ कि जन्म स्थान ग्राम पंचायत में उनका नाम है, जनगणना सूची में उनका नाम है, वार्ड नंबर कौन-सा है, वोटर आईडी में उनका नाम है, तमाम बातें वो आपको यहाँ लिख देनी है, ठीक है? तो इस तरह से आप इनके बारे में बता सकते हैं। तो आप इसको समझ चुके होंगे, मैंने आपको बेसिक थोड़ा बता दिया है। अब हम शुरू करते हैं कि इतिहास के सोर्सेज़ क्या-क्या हो सकते हैं। देखिए इतिहास में सोर्स क्या हो सकता है, बेसिक बात करें तो इतिहास का सोर्स जैसे कि कोई प्लेस हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कुछ वस्तु हो गई, कोई वस्तु हो गई, और जिसके माध्यम से हम जो अतीत की कोई भी घटना या कोई भी कालखंड है, उसकी जानकारी को हम एक जुटा सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं, एक एकत्रित कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इतिहास के सोर्स। तो आप समझ चुके होंगे सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो हिस्ट्री में इतिहास की सोर्स की बात की जाए तो एक तो मौखिक सोर्स होते हैं, मतलब मौखिक स्रोत होते हैं और एक लिखित स्रोत होते हैं। तो मौखिक स्रोत में क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखो एक वंशावली हो सकती है, फिर लोक साहित्य हो सकता है, वंशावली हो गई, लोक साहित्य हो गया, कोई लोक कथा हो गई जो सिर्फ बोल के बताई गई है, तो ये मौखिक स्रोत हैं। वैसे ही हम बात करें लिखित स्रोत क्या हो सकता है, तो लिखित स्रोत की बात करें तो लिखित स्रोत में साहित्यिक स्रोत भी हो सकता है और पुरातात्विक स्रोत भी हो सकता है। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या होगा, एक तो भारतीय विवरण होगा, भारतीय साहित्य के विवरण, और एक विदेशी विवरण, ठीक है। तो भारतीय साहित्य के विवरण में क्या क्या देखेंगे हम, भारतीय साहित्य विवरण में हम देखेंगे कविता, कोई नाटक हो गया, कोई कविता कोई नाटक हो गया, कोई ऐतिहासिक लेख हो गया, कोई कहानी का संग्रह हो गया, ये तमाम बातें ये भारतीय स्रोत में आती है, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखें कि वेद और इतिहास भी भारतीय स्रोत में ही आते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी लेख भी भारतीय स्रोत में आते हैं। उसी तरह से विदेशी वृत्तांत की बात करें तो विदेशी सोर्सेज में हम बात करेंगे तो यात्रा वृत्तांत हो गए और ऐतिहासिक वृत्तांत हो गए, ये सब क्या है, विदेशी स्रोत आ गए, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें पुरातत्विक स्रोत में क्या आएगा, तो पुरातत्विक स्रोत में हम बात करेंगे तो शिलालेख आ गए। शिलालेख में देखो पांडुलिपि भी आ गई, ताम्रपत्र भी आ गए और सिक्के भी आ गए। उसी तरह से बात करेंगे कि हम स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, संरचना पुरातत्विक स्रोत की, तो स्मारक हो सकते हैं, टीला हो सकता है, ये भी पुरातत्विक स्रोत है। इसमें कुछ लेख होगा तो हमारे लिए काम आएगा, क्योंकि वो लिखित में है ना, तो बहुत इतिहास की जानकारी देता है। इस तरह से हम बात करें तो हमने कोई उत्खनन किया है तो हम उसमें हम बात करेंगे तो मानव, पशु, पौधे के अवशेष हो गए, उपकरण और हथियार हो गए, मूर्ति और आभूषण हो गए, मृदभांड और खिलौने हो गए, निवास के स्थान और शवाधान हो गए। ये तमाम जो स्रोत है वो इतिहास के स्रोत हैं। क्या है, इतिहास के सोर्स है। इस तरह से हमने समझने की। अब इतिहासकार कौन होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं
कि इतिहासकार कौन होता है। देखो, इतिहासकार एनसीईआरटी में ये परिभाषा दी गई है कि वह व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है वो इतिहासकार होता है। पर मेरे हिसाब से इसका इतिहासकार कौन होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है उसका युक्त परिभाषा भी देखी जा सकती है, क्योंकि केवल हम ये कह दें कि अतीत का जो भी अध्ययन करता है वो इतिहासकार होता है, ये थोड़ा सा एक इसकी ब्रीफ परिभाषा हो गई। इसको थोड़ा सा विस्तृत करके देखते हैं कि अतीत का अध्ययन तो करता ही है, साथ ही साथ वर्तमान और अतीत की का विश्लेषण करता है, उसको हम इतिहासकार कहते हैं। तो वर्तमान और जो करंट जो सिचुएशन चल रही है और फ्यूचर और हमारा पास्ट है, इन दोनों को मर्ज करके कुछ निष्कर्ष निकालता है, उसको इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, अब आइए, ये सारी बातें इसमें यही लिखी गई, आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व ये सब बातें आपको थोड़ी पढ़ लेनी है, क्योंकि ये बहुत ईजी है और थोड़ा सा हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि इतिहास प्रमुख, इसमें लिखा हुआ कि यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है और आपको इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इन्होंने कह दिया कि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ बनानी ज़रूरी है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद हम देखते हैं अगला कि ये इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। देखो, सिक्का दे रखा है ये, और साथ ही ये अशोक स्तंभ दे रखा है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सिक्का है सोने का सिक्का है, ये सिक्का सोने का सिक्का है, और एक सेकेंड, और ये प्राचीन भारतीय सिक्का है जिस पर राजा की आकृति प्रतीक के रूप में दी गई है। तो इसे आप लिखें, इसको यहाँ पे आप लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे कि ये सांची का स्तूप है। ये स्तूप कहाँ का? सांची का। ये रेलिंग की शिल्प है, मतलब जो सांची का स्तूप है उसकी जो रेलिंग है उसकी ये शिल्प है। ठीक है, तो ये शिल्प मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप की नक्काशी को दिखाती है और साथ ही बौद्ध कला और मौर्यकालीन स्थापत्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ये बात लिखेंगे जो मैंने बोली है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे आप सारनाथ के बारे में लिखेंगे। ठीक है, सारनाथ के बारे में आपको पता ही होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतिहास के सोर्स के अंदर ही हम देखेंगे मानव इतिहास का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव इतिहास का प्रारंभ। मानव जो था वो होमो सैपियंस के रूप में हम देखें तो धरती में उद्भव हुआ उसका, और लगभग यहाँ बात करेंगे तो 3 लाख वर्ष पूर्व पहले से ही पृथ्वी पर रह रहे थे। कब से रह रहे थे? 3 लाख वर्ष पूर्व ही पृथ्वी पर रह रहे थे। यह समय बहुत लंबा प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह पृथ्वी के इतिहास का छोटा सा अंश है। ठीक है, ये बात इसमें लिखी गई है। ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें क्या दिखा है? ये मानव है, चित्रकारी कर रहा है, आदि मानव। यहाँ पे विभिन्न तरह के चित्र बना रहा है। यहाँ पे जो स्त्रियाँ हैं ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये रंगों को पीस रही हैं, और ये रंग विशेष शैलों के जो पत्थर होते थे उनको पीस के बनाए गए हैं। तो ये, और यहाँ पे आग जलाई जा रही है। इस तरह से तमाम चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। ये फोटो का आप अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो समझेंगे कि ये जो भीमबेटका है वहाँ पे भी इस तरह की केव हैं, और वहाँ पे भी इस तरह की चित्रकारी देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया, ये इस तरह की बातें यहाँ देखी जा रही कि आदि मानव की प्रकृति अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों और समूह में रहते थे, और वे मुख्यतः क्या थे? आखेटक थे। मतलब क्या थे? शिकारी थे। आदि मानव क्या थे? मुख्यतः आखेटक, मतलब शिकारी थे, हंटर थे। और क्या करते थे? फूड गैदरिंग का काम करते थे। ठीक है, खाद्य संग्राहक थे। अब भोजन व रहने के ठिकाने के लिए अपने आसपास ये ढूंढते रहते थे, जो भी इनको रहने का मिल जाए कोई ठिकाना। और रहने के ठिकाने कहाँ थे? तो कोई गुफा में रह लेता था, कोई पेड़ों पे रह लेता था, कोई कहीं शिविर बना के रह लेता था। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, और भाषा क्या थी? तो देखो, भाषा का माध्यम इनका संवाद तो करते थे ये लोग, लेकिन भाषा अभी लुप्त हो गई है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आग का उपयोग करते थे उस समय ये। तो यहाँ सारी बातें जो लिखी गई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भाषा भी थी लेकिन अभी लुप्त हो गई है। और कुल्हाड़ी, ब्लेड्स, नुकीले तार, उपकरण आदि का प्रयोग भी करते थे ये लोग। ठीक है, ये बात यहाँ पे देखिए कि शिविरों, शैलाश्रयों, गुफाओं में रहते थे। ठीक है, एंड आगे देखते हैं कि आदि मानव ने पत्थरों, मनकों की मालाएं, पशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए, और कभी कभी वे दूसरे समूह के साथ आदान प्रदान भी करने लगे थे। ये बातें हमको याद रखनी है। अब यहाँ एक टर्मिनोलॉजी की मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब होता है जीवन के बाद,
मृत्यु के बाद का जीवन जो होता है वो। अब पहली उपज के बारे में देख लेते हैं, ये लिखा गया एनसीईआरटी में। पहली उपज क्या थी? देखो, पहली उपज की बात में यह है कि अन्न कैसे आया उसके बारे में डिस्कशन किया गया। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है इसमें, एक बार इसे आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें हो रही है। लेकिन हिमयुग के बाद क्या हुआ? हिमयुग के बाद मानव जो था, हिमयुग क्या था? हिमयुग आपको मैं बता दूं, पहली बात तो हिमयुग का जो टाइम था वो 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर जो 12,000 साल थे उसको हिमयुग कहा गया है। ठीक है, पहली बात तो ये। एक समय पृथ्वी बहुत ठंडी थी, बाद में जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ, गर्म हुआ और हिम कुछ भाग पिघल गया और नदियों के रूप में बना, और वो नदियाँ कहाँ गई? नदियाँ समुद्र में समाहित हो गई। ठीक है, अब हिमयुग का जो टाइम था उसके बाद मानव ने जीने योग्य परिस्थितियाँ में सुधार किया। फिर हमारे जो वर्ल्ड है उसमें कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना शुरू किया। ये तमाम बातें हुई, अनाज उगाना शुरू किया। ये बात आप देख रहे हैं, टाइटल से समझ में आ रही है कि अनाज उगाना शुरू किया। ये हिमयुग के बाद की घटना है। ठीक है, और पशु पाले, गाय पाली उन्होंने, बकरी पाली, और इस तरह से वो अपना जीवन यापन, जो आप देख रहे हैं फ़ोटो में, पशुपालन कर रहे थे। ये सारे फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कि भेड़ दिख रही है आपको, ये कुत्ता दिख रहा है आपको, ये लोग कृषि कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें हम समझ सकते हैं। तो गाय बकरी का पालना इन्होंने शुरू किया और नदियों के किनारे इसलिए बसे। ये नदियों के किनारे क्यों बसे? पहली बात तो आप याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नदियों के किनारे क्यों बसे। तो नदियों के किनारे बसने का मुख्य उद्देश्य था कि एक तो जल उपलब्ध हो जाएगा इनको, जल की उपलब्धता, और साथ ही इनको मृदा की अधिक उपजाऊ होना भी इम्पोर्टेंट था। तो तमाम बातें हमने एनसीईआरटी में कवर की और ये चैप्टर हमने अच्छे से कवर कर लिया है। यहाँ कुछ बातें हम ध्यान रखेंगे कि कल्याण शब्द का यहाँ पे निहितार्थ है स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई से, और पल्ली एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गांव को पल्ली कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि समुदाय का विकास जैसे जैसे होता है तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, और पल्ली बड़े गाँव में परिवर्तित हो गए और धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी है ना। तो ये तमाम बातें हमने एनसीईआरटी में कवर की है, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे एक बार और देखें इस लेक्चर को, और जो बातें मैंने आपको बताई उस पर जब आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके आंसर राइटिंग भी अच्छी होगी एग्ज़ाम में, और साथ ही जो प्री के प्रश्न बन सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, वो भी अच्छे से हम कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी डियर स्टूडेंट, एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और हम अब नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आएंगे जो चैप्टर 5 होगा, और इस किताब को हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।